डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक विद स्टिचिंग सेंटर और मैं हूं आदित्य कुमार भारती। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडेवियल हिस्ट्री। ठीक है, इस इतिहास में जो है हम लोग खान सर का जो नोट्स है उससे पढ़ने वाले हैं। यदि हम आप ऊपर बढ़े तो आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग इस वीडियो को देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, उसके बाद यूपीपीसीएस, सीडीपीओ, सीडीएस, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सेट, एसएससी, रेलवे, एनडीए, बीएसएससी, बिहार दरोगा एटसेट्रा। मतलब कि और भी कई एग्जाम, यानी कोई भी हर एग्जाम, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम में इसको देख सकते हैं। यानी कोई भी जनरल कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस वीडियो को देख सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि नॉलेज पूरा लेना है। यह है खान सर का नोट्स बाई खान सर, जो मानचित्र विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के नोट्स हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ इसी से शुरुआत होता है मध्यकालीन यानी कि मिडेवियल हिस्ट्री की शुरुआत जो है कब से होता है तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। और ये खत्म कब होगा फ्रेंड्स, तो ये होगा खत्म जब, अगर धर्म के हिसाब से देखें तो जो क्रिश्चियन आक्रमण होगा, यानी जब यूरोपीय आक्रमण होगा। कौन सा आक्रमण होगा? यूरोपीय जब आक्रमण हो जाए, मतलब यूरोपीय लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे और अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेंगे, अपना जो शासन है वो स्थापित कर लेंगे, तब तक के इतिहास को हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। नहीं, इसके पहले भी हुआ था 711 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन सफल जो पहला मुस्लिम आक्रमण जो सफल हुआ था वो 712 एडी में हुआ था और वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम मध्यकालीन इतिहास को देखें तो दो तरीका से आक्रमण हुआ है। एक अरब के द्वारा हुआ है, दूसरा तुर्की के द्वारा हुआ है। तुर्की के जो मुस्लिम्स हैं उनमें कौन कौन सा है? तब मोहम्मद गजनवी के द्वारा हुआ है, मोहम्मद गोरी के द्वारा हुआ है और दिल्ली सल्तनत जो भी एस्टेब्लिश हुआ था उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण को पहले देख लेते हैं। तो आपको बताए हैं कि 711 ईस्वी में बुदैला और अबू दैला के द्वारा, यानी ये दोनों के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था और दोनों आक्रमण जो है वो असफल हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? असफल हो जाता है। इसको हम देख लिए। ठीक है, लेकिन भारत पर जो पहला जो सफल आक्रमण होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब होता है? 712 ईस्वी में होता है। कहाँ का था ये? अरब का मुस्लिम शासक था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये रावर के युद्ध जो होता है, रावर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में होता है, राजा दाहिर के बीच में होता है। जो कि राजा दाहिर जो था वो सिंध के क्या थे? राजा थे। ठीक है, और सिंध के राजा को पराजित करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम, और अपना रूल एस्टेब्लिश करता है। राजा दाहिर जो है वो चच वंश का वंशज था, इसीलिए बाद में चचनामा भी लिखा जाएगा, हम बताएंगे उसको। उस समय के सिंध की राजधानी, उस समय जो सिंध की राजधानी थी वो थी ब्राह्मणवाद था। ठीक है, और आरोह थी। ब्राह्मणवाद या आरोह मतलब दोनों वही हैं। उसके बाद अरबों की सिंध पर विजय का प्रमाण जो है कब मिलता है? तो एक चचनामा है, चचनामा। ठीक है, तो चचनामा जो है ये नामक ग्रंथ लिखा जाता है अली अहमद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा जाता है? अली अहमद। उसी में मिलता है कि अरबों ने विजय कैसे पाया सिंध पर। ठीक है, उसको फतहनामा भी कहते हैं। इसका जो ये जो पुस्तक है इसको अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था अबू मुआसिर के द्वारा। किसके द्वारा? अबू मुआसिर के द्वारा किया गया। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और अपना राज्य विस्तार करना। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम। याद रहे, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया और यहाँ से उसे इतना सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास का स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। कहाँ? मुल्तान। कौन जीता? तो मोहम्मद बिन कासिम जीता। कब जीता? 713 ईस्वी में। इस जीते हुए क्षेत्र की राजधानी जो है आलम मंसूरा बनाया। कहाँ बनाया? आलम मंसूरा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने अपनाया
और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबियों ने अपनाया। यानी कहने का मतलब है जब दो मिलते हैं, दो अलग अलग संस्कृतियां मिलती है, तो हम कुछ उनके बारे में जानते हैं, वो कुछ हमारे बारे में जानते हैं। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम चूंकि अरब का था तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ की संस्कृति, उसका जो भी सेना है या जो भी लोग हैं वो यहाँ के संस्कृति से प्रभावित होंगे और हमारे यहाँ के कुछ लोग वहाँ के संस्कृति से प्रभावित होंगे। ये आसान भाषा में अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के फलस्वरूप अरब वासियों ने भारत के खगोल शास्त्र, अंक गणित और चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार जो है यूरोप में किया। यानी अरब और जो हिंदू संस्कृति थी, यानी अरब संस्कृति और हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी, इसका मिश्रण के फलस्वरूप अरब वासियों ने क्या, तो अरब वासियों ने भारत से क्या सीखा? खगोल शास्त्र सीखा, अंक गणित शास्त्र सीखा, चिकित्सा शास्त्र सीखा, दर्शन शास्त्र सीखा और बहुत कुछ सीखा। मैंने इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार जो है उसने यूरोप तक किया। ठीक है। सर्वप्रथम अरबवासी यानी मुस्लिमों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा। ठीक है। स्थान मतलब रहने का जगह। ठीक है। यानी जहाँ हिंदू रहते हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और किसने कहा था ये? तो मुसलमानों ने यानी अरब वासियों ने कहा था। किसको? भारत को हिंदू कहा और यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। यहाँ इस क्षेत्र को, इस देश को। भारत आक्रमण के फलस्वरूप भारत में प्रदा प्रथा तीव्र गति से फैली। यानी जब तक अरब का आक्रमण नहीं हुआ था तब तक प्रदा प्रथा नहीं था खुल के, लेकिन जैसे अरबों का आक्रमण हुआ प्रदा प्रथा का विकास बहुत तीव्रता से हुई और इसके साथ ही जजिया, जकात, खराज यानी भू राजस्व नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यानी अरबों के आक्रमण से पहले ये सब नहीं था। क्यों? क्योंकि जो जजिया कर है वो मुस्लिमों के द्वारा लाया जाता है, यानी अरबों के द्वारा लाया जाता है। जकात वहीं के द्वारा है और खर्जा यानी भू राजस्व उसी के द्वारा, जो अरब वासियों के द्वारा ही लाया जाता है। उसके पहले इंडिया का लोग, माने भारत का लोग नहीं जानता था इसके बारे में। अरब के आक्रमण के बाद लोगों ने जाना। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है। जजिया और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। जजिया क्या था? तो जजिया गैर मुसलमानों से, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनसे जजिया कर लिया गया। ठीक है। और ये एक सुरक्षात्मक कर था। ठीक है। उनकी सुरक्षा के लिए कर दिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा। जजिया कर से किनको मुक्त रखा? यानी कौन कौन से लोग हैं जो जजिया नहीं दे सकते हैं? किसको? मतलब गैर मुस्लिम जो जजिया नहीं दे सकते हैं। तो बच्चा से जजिया कर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कमाता नहीं है। बुढ़ा व्यक्ति से जजिया कर नहीं लेगा, यानी बुजुर्ग से, क्योंकि वो भी कमाते नहीं है। ब्राह्मण से नहीं लेगा, हालांकि चलिए उनका जो भी है, ब्राह्मण से भी नहीं लिया गया। और विकलांग लोगों से एवं औरत जो है इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है 5 जो लोगों से मुक्त रखा जजिया कर को, कौन कौन से थे? तो बच्चा थे, बुढ़ा थे, ब्राह्मण थे, विकलांग लोग थे और औरतें थी। ठीक है। एक बात और, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। याद रहे कौन ऐसा आक्रमणकारी था या फिर शासक था जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो कहता है कि जो भी धन अर्जित करता है उसको जजिया कर देना अनिवार्य है और ब्राह्मण भी धन कमाते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया जाएगा। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। औरंगजेब ने फिर 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगाया। याद रखने वाली बात है, ये जजिया कर से रिलेटेड कुछ शब्द हैं। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा। कौन? बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, औरत और विकलांग लोग। फिरोज शाह आया और ब्राह्मण पर भी जजिया कर थोप दिया। फिर जो मुगल बादशाह थे अकबर, उसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को ही समाप्त कर दिया कि अब जजिया कर कभी लागू नहीं हुआ। लेकिन फिर जब औरंगजेब आता है 1679 ईस्वी में, तो उसने पुनः जजिया कर लगा देता है।
नोट में एक बात दिया गया है, एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेज से भी जजिया कर वसूला था। यानी जो औरंगजेब था वो जजिया कर आपको गैर मुस्लिम से तो मतलब केवल हिंदू से, बाकी राजाओं ने केवल हिंदू से, गैर मुस्लिम का मतलब हिंदू या फिर जो भारतीय जो छोटे मोटे धर्म आए थे उनसे वसूला गया। लेकिन जो औरंगजेब था ये पहला राजा था जिसने, और जो जजिया कर जो है वो यूरोप वासी जो है, अंग्रेज जो है, उससे भी जजिया कर वसूलता है। जजिया कर को अंतिम रूप में मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया। ये बहुत ही रंगीला आदमी था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र और चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तथा सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। अरबी भाषा में अनुवाद किसका किसका किया गया था? तो पंचतंत्र का किया था, चरक संहिता का किया गया था, और आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत को किया गया था। जो सुश्रुत संहिता था उसको भी अरब भाषा में अनुवाद किया गया था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ किया। अरबों ने सिंध जो क्षेत्र है, सिंध, वहां पर, जिसे जो सिंधु नदी के नजदीक है, अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा रखी तथा खजूर की खेती प्रारंभ किया। चचनामा जो ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। यानी चचनामा में लिखा गया है कि एक सुलेमान था। कौन? एक सुलेमान था। सुलेमान एक व्यक्ति था, उसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर होता है अरबों की आक्रमण समाप्त। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में तुर्कों की आक्रमण। भारत में तुर्कों की आक्रमण। चलिए तुर्कों की आक्रमण को भी समझ लेते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्क को दिया जाता है। यानी भारत में जो मुस्लिम सत्ता का जो स्थापना हुआ था वो तुर्कों के द्वारा हुआ था। क्यों? क्योंकि अरब से 1, 2 या 3 आक्रमण हुए थे टोटल, मतलब 3-4 ही आक्रमण हुए थे, जिसमें से 2 आक्रमण असफल होता है, 1 आक्रमण सफल होता है मोहम्मद बिन कासिम का, और वो जितना समय शासन करे उतना समय तक। उसके बाद फिर अरबों का आक्रमण नहीं होता है। लेकिन तुर्कों का आक्रमण जो है, तुर्क के बहुत राजाओं ने आक्रमण किया था, इसीलिए भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है वो तुर्कों को दिया जाता है। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करते थे। यानी चीन का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, चीन का उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है वहां पर निवास करते हैं। यहाँ पर मैप रहता तो हम मैप में बता देते। एक ये कौन थे रहने वाले? एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था। कौन? तुर्क। लड़ाकू यानी लड़ने वाले, और बर्बर जाति थे जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। तुर्क जो है पहले इस्लाम नहीं था, बाद में एक उमैया वंशी शासक जो था उसके संपर्क में आने पर जो जितने भी तुर्की थे वो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। किसके? उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने पर तुर्क के जो लड़ाके थे वो बर्बर किस्म के थे, और उसने इस्लाम धर्म की मतलब इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसका उद्देश्य एक विशाल मुसलमान साम्राज्य स्थापित करना था। जैसे वो मुसलमान बने, कोई भी चीज़ नया मिलता है, जैसे कि हम लोग को नया किताब मिलता है तो हम लोग कहते हैं इस किताब को एकदम इतना पढ़ेंगे कि किताब कहेगा कि भाई अब कितना पढ़ेंगे। उसी तरीक़ा से जो तुर्क थे उनको जब इस्लाम मिला तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अल्पतगीन अफगान प्रदेश के गजनवी साम्राज्य की स्थापना किया। जो अल्पतगीन था वो अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है। गजनवी साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? तो अल्पतगीन था। कहाँ स्थापना किया था? तो अफगान प्रदेश में किया था, ठीक है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो है वो सुबुतगीन था। कौन था? सुबुतगीन था। सुबुतगीन भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, मतलब तुर्क आक्रमणकारी था, मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं, तुर्क आक्रमणकारी था। सुबुतगीन जो है वो अल्पतगीन का गुलाम था। जो अल्पतगीन किसका
एक मिनट, मार्कर बदलते हैं। जो अल्पतगीन था ये क्या किया था, तो ये किया था अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना, और अल्पतगीन का गुलाम जौन था वो सुबुक्तगीन था, और इसने जो है गुलाम था किसका, अल्पतगीन का, और इसने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था, जो बाद में अल्पतगीन का दामाद बना। अल्पतगीन का दामाद भी कौन बना, सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद भी बनता है बाद में भारत पर आक्रमण करने के बाद। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश की शासक जयपाल को पेशवर में पराजित कर दिया। किसने, तो जो सुबुक्तगीन था, जो सुबुक्तगीन जो था वो 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित किया। जयपाल को पराजित करने वाला कौन, सुबुक्तगीन। कहाँ पराजित किया, पेशावर में। कहाँ का राजा था, तो हिंदू शाही वंश के शासक था कौन, जयपाल। हराने वाला कौन, तो अल्पतगीन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुहम्मद गजनवी। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था, महमूद गजनवी था, जो अफगान के गजनी की रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कम से कम लाइक जरूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हम और वीडियो लाएं या नहीं लाएं। मतलब लाने के लिए कहिएगा, नहीं लाने के लिए मत कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।